हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो न्यू वैकेंसी 2024 में आई हुई है, और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4.0 यहाँ फ्रेंड्स जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए देखिए बिहार स्पेशल और जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी का बुक है उसके ज्योग्राफी के प्रश्नों को आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 6 to 12 का एनसीईआरटी एससीईआरटी ज्योग्राफी के क्वेश्चन है इसमें, साथ ही साथ बिहार स्पेशल के भी प्रश्न इसमें रखे गए हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 और बीपीएससी टीआरई 4.0 के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण सेशन है आज का। और देखिए, क्लास 1 to 5, क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12 सभी के लिए यह सेशन महत्वपूर्ण है, इसलिए सेशन को पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आज का सेशन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ सभी लोग एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर शेयर कर दीजिए। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो न्यू वैकेंसी 2024 में आई हुई है जिसका फिर से री एग्ज़ाम लिया जाएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स देखिए, बीपीएससी टीआरई 4.0 जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए हम लोग क्लास 6 to 12, ध्यान रखिएगा, क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी और एससीईआरटी ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा यह एनसीईआरटी एससीईआरटी क्लास 6 to 12 ज्योग्राफी का पहला लेक्चर है, और इसी प्रकार से आपके एग्ज़ाम तक कंटिन्यू इसी तरह के सेशन आपको मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं सेशन आज का। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। आप देख सकते हैं पहला ही प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। सभी लोग प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2 और 3, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है, और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। सभी लोग ध्यानपूर्वक पढ़ करके आंसर कमेंट करिए, आंसर सबको कमेंट करना है। और देखिए, जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको भी ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिए कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है यह पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर पाए जाते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं, और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर 200 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ठीक है। और यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान पाया जाता है। वर्षा की अधिकता एवं उच्च तापमान के कारण पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं, और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। तो देखिए, ऑप्शन में जो है 1, 2 और 3 कहीं भी नहीं दिया गया है, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन रहता है, क्या, उपरिक्त में से एक से अधिक और उपरिक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 तीनों सही दिया गया। तो ऑप्शन में 1, 2 और 3 होना चाहिए, लेकिन है ही नहीं ऑप्शन में, तो उपरिक्त में से कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। ध्यान से यहाँ पर आंसर कमेंट करना है। आप जानते हुए भी आंसर टिक करने में गलत कर सकते हैं। तो यहाँ पर होना चाहिए 1, 2 और 3। ऑप्शन में अगर 1, 2 और 3 रहता तो हम लोग उस पर टिक करते, लेकिन केवल 1 और 2 नहीं, 3 भी है, केवल 2 और 3 जी नहीं, 1 भी सही है, केवल 1 और 3 जी नहीं, दूसरा भी सही दिया गया है। इसीलिए ऑप्शन के हिसाब से उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, जबकि 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, ध्यान रखेंगे आप। दूसरा प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। चलिए बताइएगा, क्षुद्र ग्रह जो हैं किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र घेरा या एस्ट्रॉयड बेल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, क्षुद्र घेरा या एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है यह हमारे सौरमंडल का एक क्षेत्र है
जो कि मार्स और जुपिटर यानी कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में स्थित है और जिसमें हजारों लाखों क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर मंगल और बृहस्पति हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। इस तरह का प्रश्न जो है क्लास 1 to 5 में पूछा भी जा चुका है इस बार, तो इस तरह के प्रश्न की संभावनाएं हैं कि आपके एग्जाम में पूछे जाए, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और सेशन अगर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का इससे पहले मैंने आपको महामैराथन सेशन कराया हुआ है, जिसमें 2000 जो अभी 24 में एग्जाम हुआ है 15 मार्च के दिन, उसमें जो मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न क्लास 1 to 5 और 6 to 8 में पूछे गए हैं उनको भी मैंने रखा हुआ है, उस सेशन को एक बार जरूर देखिएगा। देखिए भारत के निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश अधिकतम भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? चलिए आंसर कमेंट करिए। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश है जो अधिकतम भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत जो है यह कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है, यानी कि जो लैंड बाउंड्री है यह कितने कंट्रीज के साथ शेयर करता है, उनका संख्या आप कमेंट करके बताइए, ये कंट्रीज कितने हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो भारत जो है टोटल 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है और सबसे ज़्यादा जो लंबाई है यह किसके साथ साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ करता है और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ करता है। ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश अधिकतम भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? तो यहाँ पर देखिए चीन जो है ना, चीन ध्यान रखिएगा 4 भारतीय राज्यों के साथ। ये राज्य कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ। लद्दाख जो है अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जो कि अब जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 4 ही राज्य हो जाएंगे, ठीक है ना, चूंकि यहाँ पर राज्य पूछा गया न कि केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर? अच्छा पाकिस्तान, तो देखिए पाकिस्तान जो है ये 3 राज्य के साथ कौन कौन से हैं? तो 3 राज्य, ये नाम याद रखिएगा, 3 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे फ्रेंड्स, बताइए? गुजरात, पंजाब और राजस्थान, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेपाल, यहाँ पर नेपाल जो है, बताइए नेपाल, तो नेपाल 5 राज्य से सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं? तो देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अपना राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो निम्नलिखित में से पूछा गया है, तो नेपाल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आपको याद होगा फ्रेंड्स, बांग्लादेश के साथ भी 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से यहाँ पर नेपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय मध्याह्न रेखा मिलते हैं? कर्क रेखा और भारतीय मानक समय मध्याह्न रेखा मिलते हैं किस राज्य में? अब सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा दिया गया है, तो आपको याद होगा फ्रेंड्स 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है इसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। और यह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं ये? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इतना आपको पहले क्लियर करना है, ठीक है। अब आते हैं भारतीय मानक समय मध्याह्न रेखा, यानी कि मानक समय मेरिडियन जिसको बोलते हैं। तो आपको याद होगा 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर, ठीक है ना, यह भारत की आपकी मानक समय मेरिडियन है और यह 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। ये कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये दोनों जो है यानी कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय मध्याह्न रेखा ये मिलते हैं कहाँ पर? तो ये दोनों छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले में मिलते हैं, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कोरिया जिला है, यहाँ पर ये लोग मिलते हैं, ठीक है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर राज्य में पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई, ध्यान रखिएगा ऊंचाई का कौन सा क्रम सही है? और ये भी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक, इस प्रकार से आपको क्रम बताना है। प्रश्न को एक बार और आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर राज्य में पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक का कौन सा क्रम यहाँ पर सही दिया गया है? देखिए हिमालय जो है उत्तर से दक्षिण तक 3 श्रेणियों में विभाजित है। हिमालय उत्तर से दक्षिण तक 3 श्रेणियों में विभाजित है। कौन कौन से? तो लघु हिमालय,
महान हिमालय और बाहरी हिमालय। ठीक है, जम्मू और कश्मीर राज्य में पर्वत श्रृंखलाओं का जो सही क्रम मैं आपको बता रहा हूँ, यह आपका लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक होगा। लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं ये राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख यह पश्चिमी हिमालय में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना, लद्दाख। और लद्दाख श्रृंखला की जो एवरेज ऊंचाई की बात करते हैं तो ये लगभग 6000 मीटर है, 6000 मीटर। अब बात करते हैं जास्कर की। ठीक है ना, देखिए जास्कर श्रृंखला लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में एक पर्वत श्रृंखला है और यह टेथिस हिमालय का एक हिस्सा है। और इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो ये आपका 7756 हो जाएगा। ठीक है, उस प्रकार से अगर पीर पंजाल की बात करते हैं तो फ्रेंड्स यह कश्मीर में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है और यह झेलम नदी से ऊपरी ब्यास नदी तक 300 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए शिवालिक। तो देखिए शिवालिक हिमालय की दक्षिणी सीमा में स्थित शिवालिक श्रृंखला नेपाल के उत्तर पश्चिम में स्थित उत्तराखंड राज्य के भीतर यह स्थित है और 9000 से 12000 मीटर की ऊंचाई इसकी है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है ना, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है। इस तरह के प्रश्न जो हैं पूछे गए थे इस बार, तो आपको इस तरह के प्रश्न पढ़ करके जाने हैं। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है। देखिए बीपीएससी TRE 3.0 के लिए मैंने ढेर सारे वीडियोस कराए हुए थे। आप चाहेंगे तो जाइए और फिर से रिवीजन अपना कंटिन्यू रखिए, सभी वीडियोस को देखिए, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चैनल पर मैंने इनका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप स्वतंत्र हैं, कहीं से भी जा कर के देख सकते हैं। चलिए भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान जो है इसका हेडक्वार्टर ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर? ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान एक स्वायत्त निकाय है जो पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, और यह भारत के प्रमुख संस्थानों में से एक है जो पर्यटन, यात्रा और अन्य संबद्ध क्षेत्रों के सतत प्रबंधन में शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श प्रदान करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ग्वालियर में है। चलिए सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह। अब देखिए सूर्य से आपको ग्रहों का क्रम भी याद रखना होगा, सूर्य से ग्रहों का क्रम भी आपको याद रखना होगा। तो देखिए सूर्य से अगर क्रम हम देखते हैं तो सूर्य से सबसे नज़दीक बुध है, फिर बुध के बाद शुक्र है, यहाँ मैं शॉर्ट में लिखता हूँ बुध, शुक्र, उसके बाद आपका पृथ्वी, फिर आपका मंगल, फिर आपका बृहस्पति, फिर आपका शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। ठीक है ना, ये आपका सूर्य से क्रम है ग्रहों का। तो तीसरा पूछा गया है, तो पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि तीसरा कौन सा है? अपना पृथ्वी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह है। और अगर आकार में पूछा जाए कि आकार में पृथ्वी कौन सा ग्रह है, तो आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। इसे भी आप साथ साथ याद रखेंगे। ठीक है ना, और ये क्रम जो मैंने आपको बताया है ये आपको याद रखना है। तीसरा पूछा, हो सकता है आपसे पांचवा पूछ ले, तीसरा की जगह पांचवा पूछ ले, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा बृहस्पति होगा। इस तरह से आप क्रम अगर याद रखेंगे तो आपको इस तरह के प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो नहीं छूटेगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस तारीख को, यानी कि किस डेट को दिन और रात पृथ्वी पर बराबर होते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। दिन और रात बराबर होते हैं किस तारीख को? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। प्रश्न डिफिकल्ट भी हैं, मॉडरेट लेवल के भी हैं और इजी लेवल के भी हैं, और सारे के सारे प्रश्न एनसीईआरटी और एससीईआरटी से मैंने रखा हुआ है। चलिए देखिए किस तारीख को दिन और रात बराबर होते हैं। तो देखिए ये बराबर होते हैं 21 मार्च को और 23 सितंबर को। ठीक है ना, 21 मार्च को और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा यानी कि ए और बी राइट आंसर होगा। तो उपरोक्त में से एक से अधिक यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च को भी और 23 सितंबर को भी। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए 21 जून दिया गया है।
21 जून और 22 दिसंबर, ये याद रखिएगा आप। देखिए 21 जून के दिन जो होता है आपको उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटा रात होता है, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में, 22 दिसंबर को क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटा रात होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि विश्व का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज कौन सा है। विश्व का यह सबसे ऊंचा है सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज, यह कौन सा है? चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। विश्व का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज कौन सा है? सभी लोग आंसर कमेंट करिए। देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका चिनाब रेलवे पुल। चिनाब रेलवे पुल जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज है। ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यह जो है आपको याद रखना है, यह आपका 359 मीटर यह ब्रिज जो है नदी के तल से ऊंचा है। इस ब्रिज की ऊंचाई नदी के तल से 359 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। और यह एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए और 4.0 के लिए। चलिए बताइएगा कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए कैमूर पठार जो है फ्रेंड्स, यह किसके लिए फेमस है, तो चूना पत्थर के लिए फेमस है। और देखिए कैमूर पठार जो होता है यह बिहार में स्थित है, यह विंध्य श्रेणी के पूर्वी क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, और बिहार में विंध्य क्रम की जो चट्टान है, आपको पता है पूछा जा चुका है प्रश्न कि बिहार में विंध्यम करण की चट्टान कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये आपके कैमूर और सोन नदी घाटी यानी कि रोहतास में पाई जाती हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है ना, तो इसे भी आप याद रखिएगा, चूना पत्थर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है। इसमें से आपको द्वितीयक प्रदूषक पूछा गया है। देखिए द्वितीयक प्रदूषक और प्राथमिक प्रदूषक, ये आपको याद रखना है। प्राथमिक प्रदूषक वे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक या मानवीय कारकों के द्वारा सीधे हवा में उत्सर्जित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं ये सब, हाइड्रोकार्बन, मीथेन, बेंजीन, ये सब होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सब प्राथमिक हैं। धुंध जो होगा ये द्वितीयक होगा। द्वितीयक क्या होते हैं, तो द्वितीयक होते हैं द्वितीयक प्रदूषक, ये आपस में जो है अभिक्रिया करते हैं जो प्राथमिक, तो द्वितीयक प्रदूषक का निर्माण होता है। ठीक है, और द्वितीयक प्रदूषक में आपका धुंध, ओजोन, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके बाद PANS, ये सब आते हैं द्वितीयक प्रदूषक में। ठीक है, तो यहाँ पर द्वितीयक प्रदूषक धुंध राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए मैंने इस तरह के प्रश्न आपको करवाए हैं और एग्जाम्पल भी मैंने 2-3 आपको दिया। ठीक है ना, इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाला स्थानों को मिलाते हैं, क्या कहलाते हैं। जरा प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाते हैं, क्या कहलाती हैं। बताइए, समुद्र तल से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को जो मिलाती हैं उनको क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उनको कहा जाता है कंटूर रेखा। उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है क्या, उनको कंटूर रेखा कहा जाता है। तो याद रखिएगा कंटूर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उनको कंटूर कहा जाता है। अब देखिए आइसोबार भी आपके मन में आ रहा होगा। आइसोबार रेखा मानचित्र पर एक समान वायुदाब को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है ना, इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्लियर ना फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग यहाँ पर कुछ और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको पूछा जाए समदिक्पाती, समदिक्पाती। ठीक है ना, ये क्या होती हैं, तो ये मानचित्र पर ऐसे स्थानों को प्रदर्शित करती हैं जहाँ एक समान चुंबकीय विचलन होता है। ठीक है, और आइस यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, देखिए आइसोहेल, आइसोहेल रेखा। तो आइसोहेल जो होता है ना फ्रेंड्स, ये आपके समान सूर्यताप वाले स्थानों को मिलाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सब आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा महासागर एस आकार का है। अंग्रेजी का जो ये एस आकार है, इसके आकार का कौन सा महासागर है। चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। अच्छा, प्रशांत महासागर, अमेरिका प्रशांत महासागर जो है
यह अमेरिका और एशिया को पृथक करता है और यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है कौन? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, और इसमें से पूछा गया है कि एस आकार का कौन सा है, तो ये अटलांटिक महासागर है। क्लियर ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी की भूपर पट्टी पर दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। अब यहाँ पर देखिए पृथ्वी की भूपर पट्टी पर दूसरा सबसे प्रचुर तत्व। अच्छा, पहला अगर पूछा जाए तो देखिए एक तो तत्व पूछा जाता है और एक इसी में से धातु पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं डाउट्स आपके क्लियर करूंगा। देखिए पृथ्वी की भूपर पट्टी पर जो तत्व पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, लगभग 46% पाया जाता है। उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है, कितना? 28.2%। ठीक है ना, लगभग लगभग मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ 46.1% हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एल्युमिनियम पाया जाता है, एल्युमिनियम कितना? तो 8.23%। ठीक है ना, उसके बाद आपको लोहा पाया जाता है, कितना? लोहा, लोहा कितना पाया जाता है? Fe, तो लोहा पाया जाता है आपका 5.63%, लगभग लगभग में। अब यहाँ पर देखिए सबसे अगर दूसरा प्रचुर तत्व पूछेगा तो ये सिलिकॉन होगा। अगर प्रचुर धातु पूछ लेता तो एल्युमिनियम होता, दूसरा धातु पूछता तो लोहा होता। समझ में आ रहा है ना? अगर धातु पूछ देता तब एल्युमिनियम होता सबसे प्रचुर तत्व धातु, और दूसरा पूछता प्रचुर धातु तो ये लोहा होता। ठीक है, चलिए अब पहला पूछता तत्व तो ऑक्सीजन, दूसरा पूछा है तो सिलिकॉन, तीसरा पूछ देता तब एल्युमिनियम भी हो जाता तत्व। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न करेंगे कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? चलिए बताएंगे, राइट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर कमेंट करिए। फ्रेंड्स देखिए हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है, और शिवालिक श्रेणी को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, यह भी आपको पता है। ठीक है ना, शिवालिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और देखिए उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। यहाँ से आपको चुन करके बताने हैं। यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिख भी रहा है, चलिए बताइएगा। पहले आप स्टेटमेंट पढ़िए, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही उत्तर चुन करके बताना है। देखिए प्रायद्वीपीय पठार आकार में त्रिकोणीय है, बिल्कुल ये आपका यहाँ पर स्टेटमेंट सही दिया गया है। ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका स्टेटमेंट सही दिया गया है, प्रायद्वीपीय पठार आकार में त्रिकोणीय है। ठीक है ना, और नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों से होकर के बहती हैं, रिफ्ट वैली से होकर के बहती हैं। नर्मदा और तापी नदियाँ जो हैं ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं और ये अरब सागर में गिरती हैं, ये भी सही दिया गया है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो पूछा गया है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है, तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही होना चाहिए। तो ऑप्शन में इस तरह का तो कोई दिया भी नहीं किया है, इसलिए अब मेरे हिसाब से ऑप्शन ई राइट आंसर होगा इसका। ठीक है ना, हैं तीनों सही, लेकिन अगर ऑप्शन में 1 2 3 रहता तो हम लोग इस पर टिक लगाते हैं, लेकिन 1 और 2 भी सही है, 2 और 3 भी सही है, 1 और 3 भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं जो आपका करेक्ट, जो आपका यहाँ पर पेयर होना चाहिए था, वो इनमें से कोई भी नहीं दिया गया है। ठीक है ना, देखिए किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं? विश्व का फलोद्यान कहा जाता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी का और एससीईआरटी का, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। चलिए बताइएगा कि किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। तो देखिए भूमध्य सागरीय वनों को जो है, भूमध्य सागरीय वनों को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भूमध्य सागरीय वनों को उनके फल उत्पादन के कारण, यहाँ पर फलों की उत्पादन काफ़ी भारी मात्रा में होती है, इसी कारण इनको जो है विश्व के बागों के रूप में भी जाना जाता है, विश्व के बागों के रूप में भी इनको जाना जाता है, यानी कि फल उद्यान के रूप में जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस भी आपको मिलेगा या फिर विश्व जल दिवस डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा इस तरह से। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस यानी कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 2024 में इसका थीम क्या था? इसका थीम इस बार क्या था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका थीम था वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस, वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस। ठीक है ना,
इसे आप जरूर याद रखिएगा। 22 अप्रैल के दिन क्या मनाया जाता है, अभी मैंने आपको बताया पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए निम्नलिखित पर विचार करें। एक तरफ देखिए शीतोष्ण घास स्थल दिया गया है, दूसरी तरफ उनके क्षेत्र दिया गया है, और प्रश्न पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा यहाँ पर सुमेलित है। सुमेलित इसमें से कौन सा दिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, और यहाँ आपको कूट में से राइट आंसर चुन करके यहाँ पर आपको बताने हैं। तो पहले आप मिलान कर लीजिए, मतलब देख लीजिए कि कौन सा सुमेलित है। देखिए वेल्ड घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है, तो वेल्ड जो होता है, वेल्ड ये कहाँ पर पाया जाता है, तो देखिए वेल्ड पाया जाता है फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका में, तो ये तो गलत दिया गया है। प्रेयरी कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपका अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। पंपास जो है ये अर्जेंटीना में पाया जाता है, न कि ब्राज़ील में। ब्राज़ील में कंपास पाया जाता है, पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है। डाउन्स जो है ये आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, अमेरिका में, नहीं, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो कोई भी इसमें से जो है सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा इसमें सुमेलित है, तो ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सहारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा हुआ है। सहारा रेगिस्तान की बात करते हैं तो सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, और सहारा जो है यह 11 देशों में फैला हुआ है। कितने देशों में, 11 देशों में यह फैला हुआ है। कौन कौन से देश हैं, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मारिटानिया, मोरक्को, नाइजर, पश्चिमी सहारा, सूडान और ट्यूनीशिया। ये आपको याद नहीं, इतना नहीं रखना है, आपको सिर्फ संख्या याद रखना है। 11 देशों से यह घिरा हुआ है, और फ्रेंड्स यह विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है सहारा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए विश्व वन दिवस जो मनाया जाता है आपका 21 मार्च के दिन मनाया जाता है, और 22 मार्च के दिन मैंने बताया था अभी कि जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये झारखंड के किस जिले में स्थित है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है यह लातेहार में है। ठीक है ना, लातेहार में है, झारखंड के लातेहार में है। बहुत लोग पलामू भी कहेंगे, ठीक है ना, लातेहार में मेनली ये है, इस तरह से ध्यान रखिएगा। नेट पर सर्च करिएगा तो थोड़ा बहुत आपको पलामू क्षेत्र में भी दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पर लातेहार राइट आंसर होगा इसका। चलिए उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है। देखो उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, तो फ्रेंड्स ये मिट्टी पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा काली मिट्टी, इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, याद रखिए इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, और यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और यह जो मिट्टी होती है काली मिट्टी, यह आपकी स्व जुताई होती है, स्वयं जुताई वाली मिट्टी इसको कहा जाता है। ठीक है ना, स्व जुताई वाली मिट्टी इसको कहा जाता है। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी के बारे में तो आपको पता है, नदियों द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टियाँ हैं उनको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी दो प्रकार की होती हैं, एक खादर होती है और दूसरा बांगर होती हैं। ठीक है ना, खादर किसको कहा जाता है, तो खादर कहा जाता है आपको पुराने जलोढ़ मिट्टी को, और नए जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस खनिज को काला सोना कहा जाता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। काला सोना है यानी कि ब्लैक गोल्ड आपका है, ठीक है, और एक है आपका ब्लैक डायमंड। अब आपको क्लियर हो जाएगा, काला सोना और ये है आपका काला हीरा, काला हीरा। चलिए काला सोना कहा जाता है किसको, तो काला सोना कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। काला सोना पूछा गया है, काला सोना कहा जाता है आपका पेट्रोलियम और उसके व्युत्पन्न को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम और उसके व्युत्पन्न को काला सोना कहा जाता है, यानी कि ब्लैक गोल्ड। और काला हीरा ब्लैक डायमंड कहा जाता है कोयला को। ठीक है ना, कोयला को ब्लैक डायमंड कहा जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सेरीकल्चर किस प्रकार की कृषि है। सेरीकल्चर, विटीकल्चर, पीसीकल्चर। देखिए सेरीकल्चर यहाँ पर देखिए रेशम कीटों का पालन, मत्स्य पालन, इसको हम लोग पीसीकल्चर बोलते हैं। अंगूर की खेती ये विटीकल्चर कहलाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, क्लियर। अच्छा मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन।
तो ये सब ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल ये बेसिक प्रश्न है, इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है। सूर्य की जो किरणें हैं उनको एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है। चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो 1 डिग्री देशांतर 111.3 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर बराबर होती है। एक देशांतर बराबर 111.3 किलोमीटर। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, 1 डिग्री देशांतर, ठीक है ना। और देखिए एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना? 4 मिनट का समय लगता है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा, 4 मिनट का समय लगता है। चलिए उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की किस जिले में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है। अब बात आई है बिहार की साक्षरता की। बिहार स्पेशल के प्रश्न हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा भी है, बिहार स्पेशल, एनसीईआरटी और एससीईआरटी। तो देखिए बिहार की अगर साक्षरता दर की बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। क्लियर ना? 61.8% है। इतना तो क्लियर हो गया पहले। अब इसमें देखिए पुरुष साक्षरता दर कितना है, 71.2% और महिला साक्षरता दर 51.5% है। क्लियर। अब आते हैं कि किस राज्य में साक्षरता, किस जिला में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जो है ये कहाँ पर है? रोहतास में है। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता भी रोहतास में है, सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता भी रोहतास में है। सबसे कम अब साक्षरता दर की बात करते हैं तो सबसे कम पूर्णिया में है। सबसे कम पुरुष साक्षरता भी पूर्णिया में है, जो कि प्रश्न में पूछा गया। और सबसे ज़्यादा महिला, सबसे कम महिला साक्षरता पूछा जाएगा तो ये सहरसा का है। सब कुछ क्लियर करा दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के बीच की परत को क्या कहा जाता है। पृथ्वी की बीच की परत को, चलिए बताइए, सोच समझ करके आंसर कमेंट करिएगा। पृथ्वी की बीच की परत को क्या कहा जाता है? सभी लोग आंसर कमेंट करिए। तो देखिए पृथ्वी की 3 परतों के नाम कौन कौन से हैं? क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो बीच की परत यहाँ पर देखिए मेंटल हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत अगर पूछा जाएगा तो कोर है ये। कोर सबसे आंतरिक परत है, क्रोड, ठीक है। बीच की परत मेंटल है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, तो सबसे ऊपरी यानी कि बाहरी परत है, ये आपका बहिर्मंडल है, बाह्य मंडल है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या है? एक्सोस्फीयर है, ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है। बेसाल्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टान है? तो देखिए बेसाल्ट चट्टान एक गहरे रंग की आग्नेय चट्टान है। यह आग्नेय चट्टान है। और देखिए ये चट्टानें ज्वालामुखी के फटने के दौरान बनती हैं, जब लावा पृथ्वी की सतह पर या उसके बहुत पास तेजी से ठंडा होता है। आग्नेय चट्टान राइट आंसर हो जाएगा। आग्नेय चट्टान, ये चट्टानें लावा के विस्फोट के कारण पिघले हुए चट्टान, खनिजों जैसे कि मैग्मा जिसको कहा जाता है, उसके जमने के बाद बनती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आग्नेय राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत को कितने भूकंप तीव्रता क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कितने भूकंप क्षेत्र तीव्रता क्षेत्रों में बांटा गया है? VVI क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स खतरे के हिसाब से हमारे देश में भूकंप 4 जोन भूकंप का बनाया गया है, ठीक है ना। जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। तो इस तरह से 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने तीव्रता क्षेत्रों में? 4 तीव्रता क्षेत्रों में बांटा गया है। सबसे कम खतरा वाला जोन 2 है, इसे भी याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा खतरा वाला जोन 5 है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है। इनमें से पूछा गया है, बताइए इनमें से कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है। चलिए राइट आंसर कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स यह दर्रा जो है, यह कौन सा दर्रा है? यह चांगला दर्रा है, जो भारत और तिब्बत को जोड़ता है। चांगला लद्दाख में है। कहाँ पर है? यह लद्दाख में है। इसे भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। नाथुला भी जोड़ता है सिक्किम और तिब्बत को, तो ऑप्शन में तो नाथुला नहीं, चांगला दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी के प्रश्न थे ज्योग्राफी के। और भी प्रश्न है, ये हमारा पहला लेक्चर है और ये इसी प्रकार सीरीज में लेक्चर 1, लेक्चर 2 के रूप में आपको कंटिन्यू मिलेगा। आज बस इतना ही। सेशन को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा।